आज हम करते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। लिक्विडेटर को कंपनी लिक्विडेट करनी है, कैसे? वो इसके एसेट्स को बेचेगा और जिसकी भी पेमेंट करनी है उन सब की पेमेंट करेगा। फिर जैसे ही ये लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो एक रिकॉर्ड बना कर देगा कि उसने कितना पैसा कहाँ से रियलाइज़ किया, किसको कितनी पेमेंट हुई। इसका फॉर्मेट इस प्रकार है। लेफ़्ट साइड तो होती हैं हमारी रिसिप्ट्स, अमाउंट, राइट साइड होती हैं पेमेंट्स एंड अमाउंट। लेफ़्ट साइड में मेनली 4 ही एंट्रीज होती हैं। सबसे पहला टू कैश इन हैंड और एट बैंक, कि जितना पैसा हमारे पास है या बैंक में जमा है। सेकंड, टू अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको सेल करने से जो राशि प्राप्त हुई है वो। नेक्स्ट, टू सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्या होता है कि कंपनी जब लोन लेती है तो कई बार उसे अपने एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। अब जब वो एसेट्स को गिरवी रखती है जिन लोगों को, वो कहलाते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। मान लीजिए आपको लोन चाहिए और आप अपने मकान के कागज़ हैं वो जमा करा देते हैं, तो जिससे भी आप लोन लेंगे वो क्या होगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके पास आपके मकान के कागजात हैं। अब इससे अगर कोई सरप्लस अमाउंट रिसीव होती है तो वो। नेक्स्ट, टू कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, यहाँ पर वो अमाउंट आएगी कि कई बार ये होता है कंपनी का मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर है और उसने अभी तक 8 रुपये पर शेयर ही मंगाए हैं, तो यानी कि इन शेयर होल्डर से उसे 2 रुपये पर शेयर लेना बाकी है। तो लिक्विडेशन के केस में कंपनी इनसे ये पैसा मंगवा सकती है। अब आते हैं पेमेंट साइड। देखिए, पेमेंट साइड में एक ख़ास बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जिस ऑर्डर में ये जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं, लीगल चार्जेस, देन लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, तो इस सेम ऑर्डर में ही हमें लिखने होते हैं और इस सेम ही ऑर्डर में इनकी पेमेंट हमें करनी होती है। इसके अलावा हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। कंपनी के पास जितना भी पैसा होगा सबसे पहले तो लीगल चार्जेस पे किए जाएंगे, फिर लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, फिर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी होगी और इसी ऑर्डर में हमें सारी पेमेंट वो करते चले जाना है। अब एक एक करके हम इन सारे हेड्स को समझ लेते हैं। इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय % ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100+% ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये जो कमीशन की पेमेंट है, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है सिर्फ उस पर कैलकुलेट होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा और फिर इस अमाउंट पर हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय % ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100+% ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। अब लिक्विडेटर है वो कंपनी को लिक्विडेट करेगा तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थर्ड नंबर पर जो पेमेंट होगी वो होगी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। अब फोर्थ नंबर पर है डिबेंचर होल्डर्स और अदर क्रेडिटर्स हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स
डिवेंचर होल्डर्स हो गए, और दूसरे हमारे हो गए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिनके पास हमारे एसेट्स गिरवी हैं, इनकी पेमेंट होगी। अब इसमें हमें इंटरेस्ट का ध्यान रखना है कि डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट आखिर कब तक करनी है। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर कंपनी सोलवेंट है, यानी कि वो सभी जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट कर सकती है, तो जिस तारीख को डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हम करेंगे उस तारीख तक का इंटरेस्ट हमें देना होगा। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, कि कंपनी जो ये सारी लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई हैं, लीगल चार्जेस से लेकर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक, इनको पेमेंट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देंगे उस तारीख तक जब हमारा लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ। रेजोल्यूशन पास करते हैं, मीटिंग होती है, उस तारीख तक का इंटरेस्ट हमें इन्हें देंगे। देन फिफ्थ हेड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की एक प्रॉपर लिस्ट है कि कौन कौन इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना है, सेस देना है, ठीक है, पिछले 12 महीने के अंदर, यानी जिस तारीख से लिक्विडेशन शुरू हुआ उससे पहले सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कोई टैक्स देना रहता है। देन सेकंड है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस या सैलरीज पिछले 12 महीने के अंदर अगर हमने नहीं दी तो मैक्सिमम 4 महीने की हम दे सकते हैं, और वो अमाउंट भी होगी 20,000 रुपये। यानी कि पिछले 4 महीने की सैलरी चाहे 1 लाख रुपए बने 2 लाख रुपए, मैक्सिमम अमाउंट एक एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं 20,000 रुपये। देन थर्ड, ऑल एक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन। क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उन्हें अर्न लीव मिलती है, कि वो रेगुलर अपनी ड्यूटी पे आते हैं तो वो लीव को अर्न करते हैं। अगर वो चाहें तो इन अर्न लीव को एनकैश करा सकते हैं कि भाई मैं ये छुट्टियां नहीं लूँगा, आप मुझे इनके बदले पैसे दे दीजिए। तो ऐसे अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको पेमेंट की जाएगी, लेकिन ये जो पेमेंट है ये किसी ऑफिसर को नहीं होगी, सिर्फ हमारे एम्प्लॉय को होगी। नेक्स्ट आ गया कि देखो हमने ये जो बी और सी किए हैं, इनकी पेमेंट के लिए अगर किसी इंडिविजुअल ने, मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने, किसी मेंबर ने कंपनी को पैसा दिया है तो उस व्यक्ति को हम पेमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत कोई पेमेंट करनी हो वो। उसके बाद है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के तहत कोई पेमेंट करनी हो वो। देन प्रोविडेंट फंड में कोई पेमेंट करनी है, पेंशन फंड की, ग्रेचुइटी फंड की कोई पेमेंट करनी है वो। और लास्ट है कि अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है अंडर सेक्शन 235 और 237, तो उस पर जो भी खर्चा हुआ है वो। तो ये सारे आ गए हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसके बाद हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी जिनसे हमने पैसा तो ले लिया है, बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है उनकी कैपिटल और दूसरा होता है डिविडेंड। तो कैपिटल तो हमें देनी है। अब बात आती है डिविडेंड की, तो ये डिपेंड करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या कहा गया है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एरियर्स ऑफ डिविडेंड देना है, तो हम इसी कैपिटल के साथ ये पीछे वाला जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो इंक्लूड करके इन्हें दे देंगे। लेकिन अगर इसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं कहा गया है, तो फिर क्या होगा कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी डिविडेंड को नहीं पे करेंगे।
इनकी कैपिटल रिटर्न की, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल रिटर्न की, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो इनका जो एरियर ऑफ डिविडेंड है उसे दिया जाएगा। इसके बाद है हाँ, अब कि ये जो डिविडेंड है ये कब तक का दिया जाएगा, तो जिस डेट से हमारा लिक्विडेशन स्टार्ट होगा, कि जब हमने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, मीटिंग हुई, तो उस तारीख तक का ही डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद का जो टाइम है उसका कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है अंत में हमारे पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे आखिर में जो पेमेंट की जाती है वो की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाएगी। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद भी पैसा बच जाता है तो फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो एरियर ऑफ डिविडेंड वो देंगे। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर ये कहा गया है कि ये जो सरप्लस अमाउंट बची है सभी के पेमेंट करने के बाद, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये जो अमाउंट है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों में बांटी जाएगी। तो ये था हमारा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये हमें क्वेश्चंस सोल्व करने से पहले अच्छे से करना होता है, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हर चीज़ कैसे करनी है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा। जैसे लीगल चार्जेस की सबसे पहले पेमेंट करनी है, फिर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग अप देनी है, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले ये अच्छे से कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।